कहानी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके ऊपर हत्या का आरोप था। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिश की, मगर उसके बावजूद उसे 2 उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। यानी अब वह 40 साल तक जेल में बंद रहेगा। अपनी इसी सज़ा के चलते उसे शोशांक जेल में भेज दिया गया, जिसे पूरे देश में एक बहुत ही खतरनाक जेल माना जाता था। उधर जेल में रेड नाम के एक खूनी का इंटरव्यू चल रहा था, जिसके हिसाब से यह तय किया जाएगा कि उसे बेल मिलेगी या नहीं। अभी तक रेड उस जेल में 20 साल गुजार चुका था और अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी उसे आज तक बेल नहीं मिली थी। इसके बाद वह वापस अपनी जेल की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार था। उसी वक्त जेल में कुछ नए कैदियों को लाया गया, जिसमें एडी भी मौजूद था। उन नए कैदियों को देखते हुए सभी कैदियों ने यह शर्त लगाना शुरू कर दिया कि आखिर इसमें से कौन सबसे पहले रोएगा, जिस पर रेड ने अपने पैसे एडी के ऊपर लगाए। पर उस रात एडी की बजाय एक दूसरा कैदी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, जिसकी आवाज़ सुनते ही कैप्टन हेडली अपने साथियों के साथ तुरंत ही वहां पहुंच गया। असल में हेडली को कैदियों को पीटने में बहुत मज़ा आता था और उसने उस रात बड़ी बेरहमी से उस कैदी की कई घंटों तक पिटाई की। अगली सुबह सभी कैदियों को यह खबर मिली कि हेडली की मार के चलते उस कैदी ने अपनी जान ही गंवा दी। कुछ दिनों बाद एडी को यह पता चल गया कि रेड बाहर का सामान जेल के अंदर ला सकता था और इसीलिए वह एक दिन रेड से मिलने के लिए गया। अब एडी चाहता था कि रेड उसके लिए एक ईंट तोड़ने वाले हथौड़े का इंतजाम करे। रेड को लग रहा था कि शायद एडी इसका इस्तेमाल जेल से भागने के लिए करने वाला है, पर एडी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद रेड ने इस काम के लिए हामी भरते हुए एडी को सिस्टर्स नाम की एक गैंग से सावधान रहने को कहा, जिनका लीडर बॉक्स था। आए दिन कैदियों को परेशान करता था। कुछ दिनों बाद एडी भी यह समझ गया कि अब बॉक्स की नज़र उसके ऊपर है। यानी अपनी कैद के शुरुआती दिनों में एडी ज़्यादातर समय कपड़े धोने या फिर सिस्टर्स गैंग के लड़ने में जाता था। इसके बावजूद भी एडी और रेड के बीच दोस्ती हो गई। वो दोनों अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बातें करते हुए बिताते लगे और जैसे ही छत पर काम करने के लिए भर्ती शुरू हुई तो रेड ने जुगाड़ लगाकर एडी और अपने बाकी सभी दोस्तों को अपने पास ही बुला लिया। और एक दिन काम करते हुए एडी ने सुना कि हेडली को इस बार काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरना था, जिस वजह से वह काफ़ी परेशान था। अब यहाँ आने से पहले एडी बैंकर था, तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे बताया कि कैसे वह इस टैक्स को भरने से बच सकता है। साथ ही उसने कहा कि आप भर भी क्यों रहे हैं, खुद से मैं भर देता हूँ आपका आईटीआर। पर इसके बदले उसे अपने दोस्तों के लिए चिल्ड बियर चाहिए थी, जिसके लिए हेडली ने पहले तो तैयार नहीं था, पर एडी के तेज दिमाग को देखते हुए वह मान ही गया। समय के साथ साथ एडी ने जेल में अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बना ली। कुछ समय बाद वह रेड के पास एक और अजीब सी डिमांड लेकर पहुंचा और इस बार उसने रीटा हेविट नाम की एक्ट्रेस के पोस्टर चाहिए थे, जिसके लिए रेड तुरंत ही तैयार हो गया। अगले ही दिन सिस्टर्स ग्रुप के एक बार फिर से एडी के ऊपर हमला कर दिया। इस बार एडी ने डरने की बजाय बॉक्स को धमकी देना शुरू कर दिया, जिससे बॉक्स और उसके साथी दोनों ही डर गए। पर एडी को छोड़ने से पहले उन्होंने उसे काफ़ी पीटा, जिसके चलते बॉक्स को एक महीने के लिए अकेले अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। और जैसे ही वह बाहर निकला तो हेडली ने उस पर इतना भयंकर हमला किया कि बॉक्स हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। उधर जब एडी को जेल हॉस्पिटल से वापस लाया गया तो रेड और उसके साथियों ने उसे कुछ पत्थर और एक्ट्रेस रीटा की पोस्टर तोहफे में दिया। उधर जेल वार्डन में सैमुअल को भी एडी से तेज दिमाग के बारे में पता चल गया और एक दिन वह छानबीन के बहाने एडी से मिलने के लिए आया, जो उस वक्त बाइबल पढ़ रहा था। यह देखकर सैमुअल काफ़ी खुश था और छानबीन के दौरान भी कुछ नहीं मिला, जिसके बाद सैमुअल चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन एडी को पता चला कि उसे अब जेल की लाइब्रेरी में बुक्स नाम के कैदी के साथ काम करना है। इसके बाद पहले वह पुलिस वालों की टैक्स बचाने में मदद करता था। जल्द ही उसे जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा करने का आइडिया आया और वार्डन से सलाह करने के बाद उसने सरकार को चिट्ठियाँ लिखकर इसके लिए पैसे की मांग की। धीरे धीरे एडी आसपास की जेलों में भी मशहूर होने लगा और तब वह वार्डन की अपनी रिटायरमेंट के प्लान को करने में मदद कर रहा था। एक दिन अचानक से ब्रुक्स को कुछ हुआ। ब्रुक्स आमतौर पर काफ़ी शांत रहता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसने एक कैदी को पकड़कर सभी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। एक बार तो सब हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि असल में ब्रुक्स की सज़ा का समय ख़त्म हो रहा है और वह अपनी ज़िंदगी के 50 साल जेल में बिताने के बाद उसे बाहरी दुनिया में जाने से डर लग रहा था। ब्रुक्स को समझने के बाद एडी ने इस हादसे के बारे में रेड को बताया, तो उसका कहना था कि यह जेल की दीवारें बहुत ही अजीब होती हैं, जो शुरुआत में तो काटने को दौड़ती हैं, पर बाद में कैदी खुद ही इन पर निर्भर हो जाता है। उधर कुछ दिनों बाद ब्रुक्स को जेल से आज़ाद कर दिया गया, पर बाहर आने के बावजूद भी वह जेल को भुला नहीं पा रहा था और अब उसे यह बाहरी दुनिया बहुत ज़्यादा ही तेज़ लग रही थी, जिससे ढलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर उसने फिर भी एक दुकान में नौकरी करने की कोशिश की,
और वहाँ भी वो लोगों के बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन ब्रुक्स इस बदलाव को और नहीं सह पाया। उधर एडी को जेल में 6 साल बीत गए थे और एक दिन उसकी लिखी हुई चिट्ठियाँ के चलते जेल के आखिरकार अपनी लाइब्रेरी बड़ी करने के लिए पैसे भी मिले और साथ ही उन्हें कुछ पुरानी किताबें और पोस्टर्स भी दिए गए, जिसको देखते हुए एडी की नज़र एक बहुत ही मशहूर गाने की सीडी पर पड़ी और अब वह सभी कैदियों को वह गाना सुनाना चाहता था और इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर उसने वार्डन को बाथरूम में बंद करके इस गाने को जेल के स्पीकर पर बजा दिया, जिसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही खूंखार से खूंखार कैदी एकदम शांत हो गया। पर एडी की इस हरकत की वजह से उसे 2 हफ्तों के लिए अकेले अंधेरे कमरे में डाल दिया गया। उधर जेल में अपने 30 साल पूरे करने के बाद रेड एक बार फिर अपने पैरोल के इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन हर बार की तरह उसकी यह कोशिश भी नाकामयाब रही और उसके इस मूड को ठीक करने के लिए एडी ने उसे एक पोस्टर तोहफे में दिया। सरकार ने अब लाइब्रेरी का बजट कई गुना बढ़ा दिया था, जिसे एडी काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करके एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाना चाहता था, जिसका नाम वो अपने साथी ब्रुक्स के नाम पर रखने वाला था। अब एडी की बाकी कैदियों को भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, ताकि जेल से निकलने के बाद उन पर सभी के पास अच्छी नौकरियां हों। वहीं दूसरी ओर वार्डन सैमुअल एडी के दिमाग का फ़ायदा उठाकर दिन पर दिन अमीर होता जा रहा था। साथ ही उसने कैदियों का इस्तेमाल लेबर की तरह भी करना शुरू कर दिया था। इधर सैमुअल के काले पैसे को छुपाने के लिए एडी ने अलग अलग बैंक्स में खाते खोले थे और यह सारे खाते रंडल नाम के एक आदमी के थे, जो असलियत में कोई था ही नहीं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर पुलिस छानबीन भी करे तो उन्हें रंडल नाम पर शक हो, ना कि वार्डन पर। कुछ सालों बाद टोनी नाम का एक कैदी सिर्फ 2 साल की सज़ा काटने के लिए जेल में आया। टोनी बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था, जिसके चलते वह बहुत ही जल्द एडी और रेड का दोस्त बन गया और एक दिन टोनी ने एडी की अपनी हाई स्कूल डिग्री की पूरी करने की मदद मांगी, जिसके लिए एडी तुरंत ही तैयार हो गया और कई महीनों तक मेहनत करने के बाद आखिरकार टोनी अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार था। पर एग्ज़ाम के बीच में ही उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी सारी आंसर शीट डस्टबिन में फेंक दी। एडी इसके बावजूद भी उस आंसर शीट को निकाला और एजुकेशन बोर्ड को भेज दिया। एग्ज़ाम के बाद बातचीत के दौरान टोनी ने बताया कि एक दूसरी जेल में उसे एक आदमी मिला था, जिसने गोल्फर और उसकी प्रेमिका की हत्या का सारा इल्ज़ाम एक मासूम बैंकर पर डाल दिया था। उसकी बात सुनते ही एडी समझ गया कि वह जिस हादसे की मासूम बैंकर कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही है। एडी ने तुरंत ही वार्डन के पास जाकर अपने लिए एक नए ट्रायल की मांग की, जिसमें वो चाहता था कि टोनी को गवाह बनाया जाए और सैमुअल को डर था कि अगर यह बाहर चला गया तो मेरा फ़ायदा कौन करेगा, और इसलिए उसने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और साथ ही उसने एडी को एक अंधेरे कमरे में 1 महीने के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद टोनी को उसकी हाई स्कूल डिग्री भी मिल गई, जिसके बाद उसे जेल से बाहर ले जाया गया, जहां पर हेडली ने उसे जान से मार दिया ताकि वो एडी की मदद ना कर सके। इसके बाद सैमुअल ने एडी को जाकर टोनी की मौत की खबर सुनाई, पर उसका कहना था कि टोनी को गोली जेल से भागते वक्त लगी थी, पर एडी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब तो उसने वार्डन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, पर वार्डन ने धमकी देते हुए बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह जेल लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर देगा। उस अंधेरे कमरे में निकलने के बाद भी जब एडी रेड से मिला तो उसने उसे अपने प्यार और परिवार के बारे में बताया, कैसे अपने काम को लेकर जुनून की वजह से वह अपनी पत्नी से दूर हो गया और इसलिए वह खुद को अपनी बीवी के कत्ल के लिए जिम्मेदार मानता था। साथ ही एडी ने उसे बताया कि उसका बस अब एक ही सपना है, किसी भी तरह इस जेल से निकलना, मेक्सिको के लिए एक बीच पर पहुंचना जहां वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। उसने रेड को भी अपने साथ चलने का बुलावा देते हुए एक खास जगह का पता बताया जहां उसने कुछ छुपाया हुआ था और वह चाहता था कि जेल से निकलने के बाद रेड उस जगह पर जाए। अगले दिन से एडी ने एक बार फिर सैमुअल के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते रेड काफ़ी चिंता में था और तभी उसे पता चला कि एडी ने बाकी कैदी से 6 फुट लंबी रस्सी का जुगाड़ करने को कहा था और यह बात सुनते ही रेड काफ़ी ज़्यादा डर गया। अगली सुबह जब एडी अटेंडेंस के लिए नहीं पहुंचा तो कुछ देर बाद ही पता चला कि वह जेल से भाग गया है। असल में सॉल्ट रॉक हैमर की मदद से वह गुफा बनाई थी, जिसे उसने उस एक्ट्रेस के पोस्टर से ढका हुआ था और दीवार से निकलने वाली मिट्टी को वह अपनी जेब में भरकर ग्राउंड की खाली करता था। और बीच रात एडी ने वार्डन के कई सारे जरूरी कागजात और किताबें एक बैग में रख ली थी, जिन्हें वह अपने साथ ही ले गया था। उधर जब सैमुअल और उसके साथी एडी को ढूंढने में लगे हुए थे, उसी वक्त एडी ने वार्डन के सभी बैंक्स में जाकर डंडल बनकर सारे पैसे निकाल लिए थे और साथ ही उसने वार्डन के काले कारनामों के सबूत भी एक मीडिया हाउस तक पहुंचा दिए, जिसके बाद चारों तरफ वार्डन के कारनामों की वजह से हड़कंप मच गया। साथ ही हेडली ने टोनी के कत्ल के इल्जाम में भी पकड़ लिया गया और साथ ही उनके बाकी साथी भी फंस गए। तब जैसे ही पुलिस वार्डन को पकड़ने के लिए उस तक पहुंची तो वह गोली
से मारा गया। खैर, कुछ समय बाद रेड को एक पोस्ट कार्ड मिला जो उसके पुराने दोस्त एडी ने ही भेजा था, जिसका मतलब था कि वो आखिरकार मैक्सिको के बीच पर पहुंच ही गया। यह देखकर रेड काफ़ी खुश था, पर साथ ही उसे अपने दोस्त की याद भी आ रही थी। कुछ समय बाद एक बार फिर से रेड के पैरोल का इंटरव्यू था, पर इस बार उसने किसी को भी खुश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने किए पर पछतावा जाहिर किया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए आखिरकार उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। जेल से निकलने के बाद वह उसी कमरे में रुका जहाँ पर ब्रुक्स रुका था, और उसने उसी दुकान पर काम किया जिसमें ब्रुक्स काम करता था। और ठीक अपने दोस्त की ही तरह वह भी बाहरी दुनिया में ढल नहीं पा रहा था, और इसलिए उसने वापस जेल जाने के लिए बारे में सोचा। पर हर बार उसे एडी की याद आ जाती थी, और इसलिए वह एडी ने बताई हुई खास जगह पर पहुंचना, जहां उसे डब्बे में कुछ पैसे और एडी तक पहुंचने का रास्ता भी मिला। अपने दोस्त के पास जाने से पहले रेड ने उस कमरे की दीवारों पर ब्रुक्स के साथ साथ अपना भी नाम लिख दिया, और अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार रेड भी अपने दोस्त के पास पहुंच ही गया। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई खास दोस्त है जो हर परेशानी में आपका साथ दे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म, देखो मत।